गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम आपका कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके कांस्टेबल के पेपर में भी मार्क्स का है और आपके जो हाई कोर्ट का जो एग्जाम है जूनियर में भी आपका कंप्यूटर पोर्शन है। कंप्यूटर की सीरीज हम आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो जस्ट मैंने ऐसे ही थोड़ा सा आपको बताया था, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा इस पे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको लेक्चर करवाऊंगी, कल इस पे एमसीक्यूज आएंगे। लेक्चर आप ध्यान से सुनिए ताकि आप एमसीक्यू कर पाए, तब पीवाईक्यूज आपकी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज कंप्यूटर से। पहली बात, अगर आपके सिलेबस में तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर है क्या। इतना तो सबने पढ़ा ही होगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? बिजली से चलने वाली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द यूजर। ये क्या करती है? यूजर से डाटा एक्सेप्ट करती है, फिर इसको प्रोसेस करती है और हमें क्या देती है। ठीक है, वही बात होगी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कुछ यूजर को सॉरी आपने कंप्यूटर को कुछ डाटा दिया। डाटा मैंने आपको कल बताया था क्या होता है, रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल समझो। तो हम रॉ मटेरियल या रॉ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, वो फिर उस पर प्रोसेस कर दो और हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन, जो कि एक रिजल्ट होता है। मतलब जो हमें चाहिए वो हमें जब मिल जाए तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन एक आउटपुट है। तो मैंने आपको कल बताया था डाटा आपका क्या होता है? रॉ फैक्ट्स। ठीक है, रॉ मटेरियल जो हम अपने कंप्यूटर को देते हैं, इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, वो आपका डाटा होता है। और जो रिजल्ट मिलता है आपको, वो किस में मिलता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो आपकी इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन आपका आउटपुट है, डाटा आपका इनपुट है। मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि डाटा और इंफॉर्मेशन दो अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डाटा आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, बस सिंपल सा ये इसका क्या है भाई। डाटा आपने दिया, फिर उसके बाद प्रोसेस हुआ और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कि कहाँ पे शो होता है? स्क्रीन पे। एंड स्टोर्स द डाटा रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर यूजेज। और डाटा की स्टोरेज भी होती है ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज कर सको। ऐसा नहीं कि आपने कंप्यूटर को कोई इनपुट प्रोवाइड किया, उस पर प्रोसेसिंग हुई, आपको इंफॉर्मेशन मिली और बात खत्म। आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हो अपने फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है भाई, अब कंप्यूटर की शक्ल आप देखोगे तो आपको याद रहेगा। कंप्यूटर देखा तो सभी ने होगा, बट पार्ट्स का पता होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये है आपका स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन जो आपकी होती है, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज फ्लैट। ठीक है, फिर ये आपका साथ में क्या है? स्पीकर। आउटपुट डिवाइसेस है ये सब आपकी। फ्लैट पैनल डिस्प्ले या डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है आपकी, वो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड आपका क्या है? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल जो पार्ट्स यहाँ पे दिए थे उनका देख लो। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका किस में आ जाता है? सिस्टम यूनिट में। और हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अच्छे से देख लिया कंप्यूटर। अब देखा तो सभी नहीं होगा, एक चीज का पार्टिकुलर पता होना वो इंपॉर्टेंट होता है। अब भाई प्रोसेस क्या है इसका? इनपुट आप कंप्यूटर को देते हो, फिर कंप्यूटर में उसकी प्रोसेसिंग होती है सॉफ्टवेयर के द्वारा, और फिर आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। इन तीन चीजों के पीछे सारा कंप्यूटर रिवॉल्व करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग में आपकी हर चीज है जो भी आप पढ़ोगे।
इनपुट तो आपने दे दिया, बट कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चल रहा है वो सब आप प्रोसेसिंग में पढ़ोगे। अब ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है भाई। C स्टैंड्स फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है कंप्यूटर की। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन। हाँ हाँ, बट यूज होता है ना उसमें सॉफ्टवेयर, बट जब जो आप उस पे वर्क करते हो, आप सॉफ्टवेयर पे करते हो, प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, तो कीबोर्ड माउस वगैरह ये आपके इनपुट में आ जाते हैं, मॉनिटर आपको आउटपुट में आ जाता है। जो आपकी प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन, वो आपको कहाँ दिखती है बाद में? मॉनिटर पे दिखती है। ये देख ली सबने डेफिनेशन। दीज आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट इज स्पीड। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कंप्यूटर बहुत ही तेज काम करता है। कोई भी काम अगर एक ह्यूमन कर रहा है और कंप्यूटर कर रहा है तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होगी। सेकंड इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का होता है मतलब कि अगर एक काम ह्यूमन कर रहा है तो भाई ये हो सकता है कि ह्यूमन से कोई एरर हो जाए। ठीक है, कोई गलती ह्यूमन से हो सकती है, बट कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती जब तक कंप्यूटर को इनपुट गलत ना मिला हो। ठीक है, मतलब हम इनपुट गलत दे सकते हैं बट कंप्यूटर की कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकती। तो हम इस पे रिलायबिलिटी मींस भरोसा करना। कंप्यूटर पे हम भरोसा कर सकते हैं तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देगा या एक्यूरेट रिजल्ट। रिमेम्बरेंस पावर। अब इंसान है वो तो कुछ चीजें भूल जाएगा, बट कंप्यूटर की रिमेम्बरेंस पावर क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। उसमें कोई चीज एक बार फीड हो गई तो वो मतलब हमें वहां पे मिल जाए। एक्यूरेसी वही बात होगी रिलायबिलिटी वाली, मतलब जो भी कैलकुलेशन हम कंप्यूटर को देंगे वो बिल्कुल हमें उसका एग्जैक्ट या एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, गलती होने के चांसेस नहीं है। कंसिस्टेंसी मींस अगर एक कंप्यूटर बहुत टाइम तक कंसिस्टेंटली काम कर सकता है। ठीक है, थकावट नहीं होती, टाइटनेस नहीं फील होती इसको। लॉजिकल, कंप्यूटर हमें विद लॉजिक कोई भी चीज प्रोवाइड करता है। वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर एट अ टाइम बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ वर्क्स कर सकता है। ऐसा नहीं कि हमने एक काम दे दिया तो वही करेगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस कंप्यूटर पे हम साथ साथ चला सकते। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर चलता है। ठीक है, ये कुछ फीचर्स थे जो हमने कल भी डिटेल में पढ़े थे, बट आज मैंने आपको थोड़े। ये आपकी एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। बिजनेस एप्लीकेशन, एजुकेशन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है इसका। बिजनेस में इसका यूज है, एजुकेशन में है, एंटरटेनमेंट में है, बैंक्स में है, कम्युनिकेशन में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन में, बुक पब्लिशिंग, गेम्स, पर्सनल यूज के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, अकाउंटिंग में और साइंटिफिक रिसर्च में। इससे भी बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ यूजेस है कंप्यूटर के। कुछ कुछ यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब है भाई आपके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर का। इसमें से क्वेश्चन मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ में। पहले आप एक अपने माइंड में मैप ड्रॉ कर लो कि काम कैसे होता है कंप्यूटर में। ठीक है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है आपकी, ये यहां से आप इसको डाटा प्रोवाइड करोगे। फिर क्या होगा सीपीयू में? सीपीयू के तीन पार्ट्स होते हैं भाई, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। इसको हम बोलते हैं ALU। हो गया आपका CU। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। मेमोरी तीसरा पार्ट है जिसमें जो भी इस कंट्रोल यूनिट में और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में काम हो रहा है, अगर हम चाहे तो वो आप हमारी मेमोरी में सेव हो सकता है। ठीक है, उसके लिए मेमोरी यूनिट, स्टोरेज के लिए, फॉर स्टोरेज पर्पज। फिर हमें डाटा मिलता है किसमें? आउटपुट में, एज इंफॉर्मेशन। ठीक है,
थोड़ा इसको देख लो दो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ गया आपका भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो भी प्रोसेसिंग होती है वो आपकी कहाँ पे होती है, कंप्यूटर सिस्टम में। इसलिए सबसे पहले भाई आपको जो ध्यान में रखना है वो है सीपीयू की डेफिनीशन। ठीक है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अब ये कुछ फीचर्स है सीपीयू के। सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है विच पार्ट इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा पार्ट है, सीपीयू। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, पहला ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। जो भी डाटा को प्रोसेस करता है वो कहाँ पे होते हैं ऑपरेशंस, कंप्यूटर में होते, सॉरी सीपीयू में होते हैं आपके। डाटा भी स्टोर करता है, मैंने बताया था इसमें एक मेमोरी यूनिट भी होता है। ठीक है, देखा ना आपने अभी, मेमोरी यूनिट होता है, वहां पे आपका डाटा स्टोर होता है, कोई भी रिजल्ट स्टोर होता है, और इंस्ट्रक्शन जो भी आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो। इट कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर चलता है वो कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू। सीपीयू इटसेल्फ हैज फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। तो ये सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स हैं। सीपीयू खुद किसका कंपोनेंट है, कंप्यूटर का। और सीपीयू के आगे कितने कंपोनेंट्स हैं, 3। फर्स्ट इज योर मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, सेकंड इज योर कंट्रोल यूनिट, थर्ड इज योर एएलयू मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये फिर से वही डायग्राम है। अब हम इसको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। आपका कंट्रोल यूनिट क्या है, आपका एएलयू क्या है। पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई सीपीयू की फ्रीक्वेंसी होती है। सीपीयू काम करता है ना, तो किस में उसको हम मेजर करते हैं, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। ठीक है, यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, स्पीड के। सीपीयू की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। ये नोट कर लो। आपका जो सीपीयू है उसका एक और नाम है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर आपका सीपीयू का दूसरा नाम है। Small computerized devices such as washing machines have small specialized CPUs known as microprocessors। अब जैसे आपकी वॉशिंग मशीन्स होती है ना, उसमें क्या होता है, छोटा सा एक सीपीयू होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो जो आपके स्मॉल सीपीयूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये भी आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन की सीपीयू, स्मॉल सीपीयूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट एज अ सिंगल। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखना है कि सीपीयू का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है। क्यू का फॉर्म है नहीं, देखिए ना यहाँ पे मैंने बताया
ठीक है, ये हो गया। अब आपके कंपोनेंट्स है सीपीयू के। फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है भाई आपका? फंक्शन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम एंड डिटरमाइन व्हाट शुड बी डन थ्रू एएलयू। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है जो भी डाटा हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड किया वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपका कंट्रोल यूनिट में। फिर कंट्रोल यूनिट से डिसाइड होगा ये कैलकुलेशन है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की कौन सी कैलकुलेशन है, उस पार्ट में इंफॉर्मेशन नेक्स्ट मतलब जाती है। फंक्शंस टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम एंड डिटरमाइन, और क्या डिटरमाइन करता है कि नेक्स्ट उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना है। जो भी डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया गया है उसके साथ फर्दर क्या होगा, मतलब कौन सा यूनिट उसको उस पे वर्क करेगा, वो कौन डिसाइड करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है भाई आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, लॉजिक्स होते हैं, वो कहाँ पे अप्लाई होते हैं? आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। जैसे कि आपकी सबट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो कहाँ होती है? अर्थमेटिक यूनिट में। Arithmetic logic unit is that part in the CPU where arithmetic and logic operations are carried out. ठीक है, सिंपल सा आपको अगर तो समझ आ ही रहा होगा कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में आपकी कैलकुलेशंस होती है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो। और लॉजिक यूनिट में देखिए आपका क्या होता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसी जो कैलकुलेशंस होती है ना वो आपकी लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होती है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये आपका अर्थमेटिक यूनिट डील करता है। जैसे आपका इक्वल टू हो गया, या ये स्मॉलर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, ये आपका हो गया लॉजिक यूनिट में। ठीक है, एंड, नॉट, और सब किस में चलता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो भाई अब हमने सीपीयू के 3 पार्ट्स पढ़े थे, कंट्रोल यूनिट, देन एएलयू एंड मेमोरी। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। देखिए सीयू आपका डिटरमाइन करता है कि कौन सी चीज जो कंप्यूटर को प्रोवाइड की गई है वो कौन सी चीज इस पे काम करेगी अब। ठीक है, जैसे आपका एक कहीं पे भी आप जाते हो जो आपको गाइड करता है कि अब आपको कहाँ जाना है, जो भी आपको डाटा प्रोवाइड किया गया वो कहाँ जाएगा ताकि उस पर काम किया जाए। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से आपकी उस पर कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉल्व होता है। अब आ गई आपकी मेमोरी। जो भी स्टोरेज होगी वो कहाँ होगी? आपकी मेमोरी में होगी। ये किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट है ये सब। तो कितने टाइप्स होती है मेमोरी की? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम आ जाता है और रोम आ जाता है। रैम में आपका स्टैटिक और डायनामिक रैम आता है। रोम में आपका एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईईपी रोम आता है। ठीक है, फिर आपकी एक कैश मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें आपकी फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, सीडी रोम्स, डीवीडीज, हार्ड डिस्क, एसएसडीज, पेन ड्राइव्स एंड एसडी कार्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा आप इसको 2 मिनट देख लो। डिटेल पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है, कर लिया ये नोट? ठीक है, आगे चलते हैं हम अब। सबसे पहले हम कैश मेमोरी पढ़ लेते हैं कि क्या होती है। देखिए, कैश मेमोरी आपकी एक हाई स्पीड रैम स्मॉल मेमोरी होती है सीपीयू और मैन मेमोरी के बीच।
कैश मेमोरी होल्ड्स अ कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन और डाटा ओपन द डाटा कैश करेंटली बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि कैश मेमोरी क्या होती है। जैसे आप फोन में अपने देखते हो कि जब कोई आप रिसेंट एप्लीकेशंस ओपन करते हो उसके बाद कैश आप क्लियर करते हो, ठीक है, जो भी आपने रिसेंटली एप्लीकेशंस ओपन की होती है वो कहाँ पे स्टोर होती हैं आपकी कैश मेमोरी में। मतलब कि अभी रिसेंटली जिन जिन एप्लीकेशंस पे आप वर्क कर रहे हो वो कहाँ पे सेव हो रही है, कैश मेमोरी में। ठीक है, इतना सा समझ आ गया आपको। that holds a copy of the instruction or data is currently being used by the CPU। जो भी आप करंटली जिन जिन एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो उसकी कॉपी कहाँ पे सेव होती है आपकी कैश मेमोरी। ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। ये इसका मेन काम है ताकि आपके कंप्यूटर की जो एक्सेलरेट योर कंप्यूटर फाइल कीपिंग द प्राइस ऑफ द। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है आपकी मेन मेमोरी। Primary memory holds only those data and instructions on which the computer is currently working. It has a limited capacity and data is lost when power is switched off। ठीक है, अब ये आपकी वो मेमोरी होती है जो जहाँ पे क्या सेव होता है, जो जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो यहाँ पे सेव होती है। लेकिन अगर बाई चांस आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो ये भी आपकी क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है ये वाली मेमोरी। It is generally made up of semiconductor devices. These memories are not as fast as registers। अब registers भी आपकी एक memory का unit है, ठीक है। The data and instruction required to be processed resides in the main memory. It is subdivided into subcategories RAM and ROM। RAM and ROM आपकी internal memory होती है, ठीक है, जो कि हम बाहर से नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर होती है। अब इसमें से जो ये जो मेमोरी होती है जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, तो डाटा इसमें हम काम कर रहे होते हैं वो डिलीट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन मेमोरी, these are semiconductor memories। it is known as the man memory, usually volatile। volatile क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि वोलाटाइल मेमोरी है आपकी या नॉन वोलाटाइल है। इसमें से एक वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो कि जैसे फोन कंप्यूटर आपका ऑफ हुआ तो आपका डाटा क्या हो जाता है, वो आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है उड़ जाना, ठीक है। ऐसी मेमोरी जो कि ऑफ होने पे उड़ जाए वो कौन सी होती है आपकी वोलाटाइल मेमोरी। डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। अब आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपने क्या क्या देखा, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडीज, सीडीज, तो उनसे ज्यादा फास्ट काम करती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। RAM stands for random access memory, R for random, A for access, M for memory। ठीक है भाई। ROM आपका होता है रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी। डेफिनेशन सॉरी फुल फॉर्म पता चल गई आपको इसकी। अब RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory। किसका पार्ट पढ़ा हमने इनको, ये किस में आते हैं आपके प्राइमरी और मैन मेमोरी में। तो अगर आपको पेपर में आता है कि रैम और रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है तो क्या है, प्राइमरी है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आ जाती भाई आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। देखिए अब
रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है आपकी वोलाटाइल मेमोरी। जो भी डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होगा, जब आप कंप्यूटर को या जो भी आपका सिस्टम है ऑफ होगा, वो उसमें जो जो डाटा होगा वो हमें दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है, वो डाटा डिलीट हो जाएगा। which means that it loses its data when the power is turned off। अगर आप वोलेटाइल वर्ड का मीनिंग जानते हो ना, आपको कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। जैसे आप सैनिटाइजर यूज करते हो, थोड़े टाइम के बाद वो उड़ता है ना, तो वो आपका एक वोलेटाइल कंपाउंड है। वैसे ही आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब डाटा सॉरी सिस्टम आपका ऑफ और डाटा आपका उड़ गया। When the power is turned off, RAM is used to store the data that is currently being processed by the CPU। अब आपका कौन सा डाटा स्टोर करता है, जिस पे आप अभी अभी काम कर रहे हो ना, currently being processed by the CPU, वो आपका क्या होता है, रैम होता है। अब आप बोलोगे कि कैश भी आपने मैम वही बताया, रैम भी आप वही बता रहे हो। भाई कैश आपकी वो एप्लीकेशंस होती है जिनको हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके कैश मेमोरी में जाता है। अब रैम तो आपका तब तक रहेगा जब तक आपने अपना सिस्टम ऑफ नहीं किया है, ठीक है। हाँ, सिस्टम आपका ऑफ हो, आपका डाटा गया, बस इतना आपने याद रखना है। For example, when you open a program or a file, it is located from the hard disk or the SSD into the RAM, where it can be accessed faster by the CPU। The more RAM you have, the more programs and files you can run at the same time। क्या बता रहा है, अब जैसे जब आपने एक प्रोग्राम पे क्लिक किया या कोई फाइल ओपन की, तो वो हार्ड डिस्क से आपके रैम में डाउनलोड हो जाती है, फिर वहां से हम उस पर काम करते हैं। जितनी ज्यादा रैम आपके सिस्टम की होगी, उतनी ज्यादा फाइल्स पे आप एट ए टाइम काम कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये आपकी एसएसडी जो है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ रहे हैं, बट इसकी डेफिनेशन याद रख लो। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये डेफिनेशंस आती हैं, सॉरी फुल फॉर्म्स आती हैं, HDD, SSD, CD और भी बहुत सारी मैं आपको आगे बताऊंगी, ये सब आपकी फुल फॉर्म्स आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है भाई, रैम इज वोलाटाइल, दैट इज, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, रैम आपकी वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है, माइंड में इसको फिट कर लो पूरा अच्छे से। That data stored in it is lost when we switch off the computer or if there is a power failure। मतलब जैसे भी आपका कंप्यूटर ऑफ हो, चाहे आपने खुद किया, चाहे पावर फेलियर की वजह से हो, डाटा आपका जाए। एज अ बैकअप अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, यूपीएस। अब आपने यहाँ से क्या देखा, यूपीएस की is often used with computers। RAM is small both in terms of physical size and in amount of data it can hold। तो अब भाई, अब ये प्रॉब्लम है आपके कंप्यूटर के साथ कि उसके रैम में जो जो डाटा होगा वो पावर ऑफ करने से या पावर फेलियर की वजह से उड़ जाएगा। तो इसलिए हर एक कंप्यूटर में एक बैकअप इंटरप्टेबल पावर सिस्टम यूज होता है, जिसमें उसका डाटा स्टोर किया जा सकता है। रैम जो होता है आपका बहुत छोटा सा होता है साइज में भी, और डाटा स्टोरेज के मतलब इसमें कम डाटा आता है। देखिए मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, अगर रैम की आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस, ठीक है। सेकंड भाई, आपने इसमें याद रखना है, इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का सबको पता चल गया अब क्या होती है। थर्ड आपने याद रखना है इसमें, फोर्थ आपने इसमें याद रखना है, इट इज अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है,
ये कुछ चीजें जो मैंने लिखी ये आपने इसमें याद रखनी, बाकी इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैम इज ऑफ टू टाइप्स। अब रैम फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? टू टाइप्स में, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं एस रैम और डी रैम। इनकी भी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, ये नोट कर लो। ठीक है, आपको बता पूछा होगा क्या, देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। रैम की कितनी टाइप्स हैं? एस रैम, डी रैम, आर रैम दी होगा, एम रैम दी होगा, बहुत सारी दी होंगी, लेकिन आपने किस पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? एस रैम और डायनामिक रैम। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, एस रैम की फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैम। डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक रैम। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, कभी ऐसे पूछा जाता है, इन एस रैम, एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड दिया होगा, स्टैटिक दिया होगा, स्टेट दिया होगा, तो आपने किस पे, कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? स्टैटिक। डी का होगा डायनामिक। ठीक है, तो ये कुछ मतलब इन आपको एक छोटी छोटी चीज पे फोकस करना पड़ता है, तभी मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इतना आप देखोगे हाँ स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, बट ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एस किस लिए स्टैंड करता है, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैटिक रैम, the word static indicates that the memory retains its contents as long as the power is being supplied. However, data is lost when the power gets down due to volatile nature. SRAM chips use a matrix of 6 transistors and no capacitors. Transistors do not require power to prevent leakage, so SRAM need not to be pressed on a regular. सेम चीज है इसके साथ भी, ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, आपका जो एस रैम है वो एक चिप यूज करता है जो कि 6 ट्रांजिस्टर से बनी होती है। अब जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं उनको कोई उनमें से कोई पावर लीकेज नहीं होती, ठीक है, इसलिए इनको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मेन पॉइंट आपका बस ये है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन कि आपका कौन सा ऐसा रैम का टाइप है जिसको रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है, जिसको नहीं पड़ती है। तो एस रैम आपका जो है उसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती, नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी पढ़ा आपने, उसके बाद उसमें रैम रोम पढ़े, रैम की दो टाइप्स पढ़ी, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में आपका एक ही डिफरेंस है, ये है भी वोलाटाइल मेमोरी, जो भी इसमें डाटा होता है वो पावर ऑफ होने से लॉस्ट हो जाता है, और डिफरेंस इसका सिर्फ ये है कि इसका जो एस रैम है उसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर्स का बना होता है और ट्रांजिस्टर्स डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज। समझ, देखिए अगला है अब आपका डायनामिक रैम। डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक। DRAM, unlike SRAM, must be continually refreshed. डिफरेंस मिल गया आपको, इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। ठीक है, अब आपका स्टैटिक रैम वो है, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है स्टैटिक कौन सी चीज एक जगह पे रहती है, डायनेमिक होती है जो चेंज होती रहती है। तो बस आपका स्टैटिक वो है जिसको रिफ्रेशिंग की नीड नहीं पड़ती, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। डायनेमिक रैम के जो होती है आपकी उसको रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है। अब ये कैसे की जाती है इसकी रिफ्रेशिंग? बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ फ्रेश सर्किट that rewrites the data several hundred times per second. DRAM is used for most system memory at it is small. किसके बने होते हैं आपके DRAMs? मेमोरी सेल से, जिनमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर। DRAM की मेमोरी कैसे रिफ्रेश होती है आपकी भाई? इनको ऐसे एक सर्किट पे डाला जाता है जो कि इनके डाटा को फिर से रीराइट करता है।
स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ एक बार। ये एस रैम और डी रैम का डिफरेंस है। एस रैम में एस आपका स्टैटिक के लिए होता है, वोलेटाइल मेमोरी है, रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती इसको, इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स नहीं होते हैं। डायनेमिक रैम में आपका डी जो है वो स्टैंड करता है डायनेमिक के लिए, इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है और इसका जो डाटा है वो कैसे रीराइट किया जाता है, ठीक है। ये मेमोरी सेल्स का बना होता है जो कि एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर को बने होते हैं, ठीक है। ये इनके डिफरेंसेस है कुछ जो मैंने पॉइंट आउट कर दिए। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कैपेसिटर स्टैटिक रैम में होता है या डायनामिक रैम में होता है? डायनामिक में होता है। अब नेक्स्ट आ गया आपका रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा। ऐसी मेमोरी जो किसी पढ़ने के लिए, उसको हम उस पे हम लिख नहीं सकते, उसको हम ले नहीं सकते, वो सिर्फ पढ़ने के पर्पज के लिए बनी हुई है। नॉन वोलाटाइल, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, which means that it retains its data even when the power is turned off. ROM is used to store the data that is essential for the device to function, such as the BIOS, the firmware and the operating system. ROM cannot be modified or erased by the user unlike RAM. The data in ROM is usually written by the manufacturer. ठीक है, देखिए अब इतने से पैराग्राफ में आपका क्या लिखा गया है कि जो रोम है आपका वो किसके लिए स्टैंड करता है? रीड ओनली मेमोरी के लिए। ये सिर्फ पढ़ने के पर्पज के लिए बना होता है। इसमें ये आपकी एक ऐसी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसका मतलब होता है कि जो भी इसमें डाटा होगा, चाहे आप उसके बाद इसको पावर प्रोवाइड करो ना प्रोवाइड करो, जो आपका सिस्टम है अगर वो ऑफ भी हो जाता है तो जो डाटा एक बार इसमें लिख दिया गया है वो वही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि फिर हम रोम में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रखेंगे ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम खोना नहीं चाहते, ठीक है। जैसे कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। बायोस की क्या फुल फॉर्म, नोट करो इसको। तो भाई बायोस क्या होता है? अब आपका बायोस एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कब यूज होता है, आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हो ना तब आपके बायोस सिस्टम की जरूरत पड़े। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है क्या, तो डाटा रोम में एक बार प्रेजेंट हो गया, मतलब जो उसमें पाया जाता है वो कहाँ से आता है? जो भी डेवलपर होता है उस डिवाइस का या जिसने वो बनाई होती है वही रोम में डाटा राइट करता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली इसकी फुल फॉर्म। थर्ड, जो भी आपका डाटा इसमें होता है वो कहाँ से आता है? मैन्युफैक्चरर उसको राइट करता है, डेवलपर उसमें वो डाटा डालता है। ये आपके इसमें तीन। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, ROM cannot be modified or erased. Important. जो भी यूजर है कंप्यूटर का वो रोम में जो डाटा है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है।
ठीक है, ये आपने पढ़ दिया। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। रोम स्टोर सर्च इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। ठीक है, अब रोम में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस डाली हुई होती हैं जो कि कब यूज होती हैं आपकी, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं। इन आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं कौन सी मेमोरी का यूज होता है जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है, तो यूज होता है रोम का। ठीक है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन द कंप्यूटर बट आल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आपका रोम का यूज किया जाता है। मतलब आप ये नहीं सोचना कि सिर्फ कंप्यूटर में ही यूज होता है, और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, तो उसमें आपका यूज रोम का। अब हम रोम की टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर एम रोम। एम स्टैंड्स फॉर मास्क्ड। ठीक है, एम आपका किसके लिए स्टैंड करता है, मास्क्ड। सेकंड है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम। PROM is read-only memory that can be modified only once by a user. देखिए, मास्क रोम आपका वो होता है कि जो एक बार इंस्ट्रक्शन हमने आपके रोम में सेट कर दी, वो फिर से इरेज नहीं की जा सकती। वो आपका कौन सा रोम की टाइप हो जाती है, एम रोम। वो डाटा आपका किस जाता है, एम रोम में, जो कि एक बार लिख दिया गया तो उसको आप इरेज नहीं कर सकते, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो आपका मास्क रोम। वर्ड से ही मतलब समझ लेना चाहिए आपको, मास्क हो गया कि बंद है चीज, है ना। अब जैसे आप मास्क लगाते हो तो वो एरिया आपका कवर हो जाता है, वैसे मास्क रोम का मतलब हो गया मास्क रोम में जो एक बार डाटा फिट हो गया, उसको आप इरेज नहीं कर सकते, उसका मॉडिफाई। अब आ गया आपका पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आपको एक डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म तो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी फुल फॉर्म। इसमें आता है एम स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर रोम, तो आपको पता ही होगा, बट एम पी ये किसके लिए स्टैंड करते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल। PROM is read-only memory that can be modified only once by a user। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अब PROM आपकी वो मेमोरी होती है जो कि सिर्फ एक बार मॉडिफाई होगी। ठीक है, मास्क में एक बार में नहीं होगी, PROM में आपकी एक बार मॉडिफाई होगी। The user buys a blank PROM and enters the desired contents using the PROM program। Inside the PROM chip there are small fuses which are, ठीक है, पी रोम में क्या होता है, अब आपका जो यूजर होता है वो ब्लैंक पी रोम लेके आता है और उसमें अपनी मर्जी का कंटेंट उसमें डालता है, क्योंकि कंटेंट जो लिखा जाएगा वो एक ही बार लिखा जाएगा, तो इसलिए वो ब्लैंक पी रोम लेके आता है मार्केट से और उसमें क्या करता है, अपनी मर्जी का कंटेंट डालता है। इन दोनों में आपने एक ही चीज याद रखनी है भाई, एम रोम वो होता है जिसमें प्री प्रोग्राम डाटा होता है। पी रोम में आपका भाई वो वाला डाटा होता है वो जो एक ही बार मॉडिफाई किया जा सकता है। बस इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एम की आपको, एम का पता होना चाहिए किस लिए स्टैंड करता है, पी का आपको पता होना चाहिए किस लिए स्टैंड करता है। एम आपका मास्क के लिए करता है, पी आपका प्रोग्राम है। अब मैं आपको पूछूं अगर कि प्रोग्रामेबल वाला डाटा आप मॉडिफाई कर सकते हो या मास्क वाला कर सकते हो, प्रोग्राम पी रोम में डाटा आप मॉडिफाई कर सकते हो या एम रोम वाला डाटा में, ठीक है। ये आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए।
देखिए कितनी टाइप्स पढ़ी थी हमने इसकी, रोम की 2 पढ़ी थी। हाँ, अभी 2 पढ़ी, बट हैं कितनी, 4 हैं। एमरोम, ईरोम, वेरी गुड, ईपीरोम, ईईपी, ठीक है। अब आ गया आपका ईपीरोम। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light for duration of up to 40 minutes. Usually an EPROM eraser achieves this function programming an electrical charge is trapped in a exposure to ultraviolet charge duration. इसमें आपने भाई ये याद रखना है, ठीक है। देखिए अब इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा होता है उसको आप इरेज कर सकते हो कैसे, उसको अल्ट्रावायलेट रेज के, अल्ट्रावायलेट लाइट जब हम उस पर डालेंगे ना 40 मिनट्स के लिए, तो उसका जो डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा, फिर आप उसमें नया डाटा फिट कर सकते हो, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि EPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जो इसमें डाटा होता है उसको हम कैसे इरेज कर सकते हैं, यूवी लाइट से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाई आपका EEPROM। अब EEPROM में EEP किसके लिए स्टैंड करता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। इसकी फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा है कि ये वो रोम का डाटा होता है जिसको हम कैसे इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली। EPROM वाले को कैसे इरेज कर सकते थे हम, यूवी लाइट से, ठीक है। तो EEPROM वाले को हम कैसे इरेज कर सकते हैं, लाइट से, इलेक्ट्रिकली। अब इसको हम बहुत बार इरेज भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए चीज क्या है, EEPROMs कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट अ टाइम rather than erasing the entire chip। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा होता है वो एट ए टाइम आप पूरी चिप साफ कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता है। एट ए टाइम आप एक एक बाइट उसकी क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, इसलिए ये प्रोसेस है, बट है क्या, स्लो है, ये बहुत टाइम लग जाएगा आपको पूरा डाटा इरेज और रीप्रोग्राम करने। अब हम पढ़ेंगे, रैम भी आपने पढ़ लिया, रोम भी आपने पढ़ लिया, डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम इज दैट रैम इज फास्टर, पहला पॉइंट, बट टेम्परेरी, while रोम इज स्लोअर बट परमानेंट। तो पहला पॉइंट क्या आ गया भाई, आपका रैम जो है वो फास्ट है बट टेम्परेरी है, आपका सिस्टम ऑफ होगा आपकी रैम डिलीट हो जाएगी। रोम आपका स्लोअर है बट परमानेंट है, एक बार डाटा फिट हो गया तो वो इरेज नहीं होगा। RAM allows you to run multiple programs and files at once, but it needs constant power to keep its data, ठीक है। रैम पे आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन चल सकती है, लेकिन जब तक आपकी पावर उसको, जब तक आप उसको पावर प्रोवाइड कर रहे हो तब तक। रैम की, रैम तो भाई एक मेमोरी है ना, इसकी क्या एग्जांपल, रैम एक चिप होती है,
ठीक है, जो कि ऑलरेडी फिट होती है, इसकी कोई एग्जांपल नहीं। ROM stores the basic data that allows your device to boot up and operate. तो दो चीजें हैं भाई, देखिए रैम पे आप अपनी मल्टीपल एप्लीकेशंस चला सकते हो, रोम आपके कंप्यूटर को ऑन करने के लिए यूज होता है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी मेमोरी आपके डिवाइस को बूट अप करने के लिए यूज होती है, तो कौन सी होती है? रोम होती है, ठीक है। बट इट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड अपडेटेड बाय यू, बोथ टाइप्स ऑफ मेमोरी आर एसेंशियल, ठीक है। दोनों टाइप्स की मेमोरी जो है वो आपकी कंप्यूटर की वर्किंग के लिए जरूरी। ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस आ गया आपका, रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है, रोम आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम आपकी फास्टर है बट टेम्परेरी है, रोम आपकी स्लोअर है बट परमानेंट है। रैम पे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस चला सकते हो, बट रोम आपका कंप्यूटर ऑन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। बस रोम में जो एक बार डाटा फिट हो गया, उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते। एक बार इस टेबल को रीड कर लो खुद से, ताकि आप पढ़ोगे तो आपको खुद, ये भी पढ़ना साथ में कि है क्या क्या। तो आपने पढ़ा है वही लिखा हुआ है इसमें। अब आ गया आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आपके किसके पार्ट थे? सीपीयू की मेमोरी के पार्ट थे, ठीक है। सीपीयू में जो मेमोरी होती है वो दो टाइप्स की, तीन टाइप्स की देखी हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश मेमोरी। उसमें से कैश और प्राइमरी हम पढ़ चुके हैं, और ये अब आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। बस ये आपका कीवर्ड है इसमें, एक्सटर्नल। ये ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर को बाहर से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल, जो एक बार डाटा इसमें फिट हो जाता है उसको हम, मतलब वो उड़ेगा नहीं फिर। इट इज slower than the main memory, they are used for storing information permanently. CPU directly does not access these memories, instead they are accessed by input output routines. The content of secondary memory are first transferred and memory and then the CPU, ठीक है भाई। ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है और नॉन वोलाटाइल होती है, जिसको आप बाहर से कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो। इंटरनल मेमोरी नहीं, इंटरनल में आपकी रैम और रोम आ जाती है। देखो जब आप फोन खरीदते हो, आप उसकी रैम और रोम चेक करते हो ना कि उसमें कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है। एसडी कार्ड तो आप बाहर से लगाते हो ना अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज की जरूरत है, वही प्रोसेस है। कंप्यूटर की जो अपनी मेमोरी ऑलरेडी उसमें जितनी स्टोरिंग कैपेसिटी है वो उसकी रैम और रोम होगी, और जो बाहर से आप उसको जैसे HDD, SSD, CDs, फ्लॉपी डिस्क के शेप में जो भी आप उसको एक्सटर्नल डिवाइस स्टोरेज के लिए प्रोवाइड करोगे वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है, ठीक है। अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेकेंडरी मेमोरी की? मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज, बैकअप मेमोरी आपकी है, ठीक है। एडिशनल मेमोरी के लिए आप इसको यूज करते हो। नॉन वोलाटाइल है, डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ। इसमें नॉन वोलाटाइल का मतलब ही यही है कि जो आपने एक बार डाटा स्टोर कर दिया वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी स्टोर देन प्राइमरी। अब ऐसा नहीं कि अगर आप कंप्यूटर को अपनी सेकेंडरी मेमोरी नहीं प्रोवाइड कर रहे तो वो चलेगा नहीं, वो तो एक एड ऑन स्टोरेज के लिए है ना, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए। इसका कोई कंप्यूटर की वर्किंग के साथ हाईएस्ट मेमोरी आपकी, अब वो तो डिपेंड करता है ना अब आपकी, आप कौन सी स्टोरिंग कैपेसिटी डिवाइस यूज कर। जैसे आजकल आपकी HDDs आती हैं, CDs आती है, उसमें काफी बड़ी बड़ी वीडियोस भी उसमें स्टोर की जा सकती है। लिमिट तो ऐसा मुझे नहीं पता कि लिमिट इसकी कितनी।
बट देखिए जैसे अब आपकी फ्लॉपी डिस्क है ना, मैं बता रही हूँ कि ये आपकी डिवाइस पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी फ्लॉपी डिस्क है, अब ये मुझे नहीं पता कि स्टोरेज कैपेसिटी का सबसे बड़ी डिवाइस कौन, पता चलेगा कि, बट फ्लॉपी में जैसे आपकी 54 MB तक आता है आपका, ठीक है। ये आपकी कुछ सेकेंडरी मेमोरीज है। HDD, CD, DVD, SD कार्ड, ये तो सबको पता होगा। पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ऐसे ये तो कुछ पुरानी है, ठीक है, जैसे कैसेट्स आती थी, पुरानी भी है नई भी है इसमें, जैसे SSD है, HDD, ये आजकल यूज की। पेन ड्राइव्स हो गई, SD कार्ड्स हो गए। एक बार इनकी शक्लें देख लो। अब हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट सेकेंडरी में। HDD stands for hard disk drive. The hard disk stores information on circular disk. हाँ, HDD आपने पीछे देखी, उसकी जो सरफेस मतलब वो इंफॉर्मेशन किस में स्टोर करती है, सर्कुलर डिस्क में करती है, जिसको हम प्लेटर बोलते हैं, ठीक है। These disks connect through a common spindle. Furthermore, the surface of the disks has a magnetic coating besides the information records on the, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी HDD में होती है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, सरफेस पे। डाटा स्टोर्स ऑन द सरफेस इन सर्कुलर रिंग्स, जो भी डाटा इसकी सरफेस पे स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो HDD पे डाटा स्टोर होता है सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में, वो किस पे होता है, वो क्या होती है, आपके ट्रैक्स होती हैं। These tracks further divided into divisions which are the sectors. ठीक है, देखिए आपका डाटा स्टोर हुआ HDD में, सर्कुलर रिंग्स में हुआ, जिनको हम बोलेंगे ट्रैक्स, और ट्रैक्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में। ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, ठीक है, कि जो डाटा स्टोर होता है उसमें ट्रैक्स जो होते हैं वो फर्दर किस में डिवाइडेड होते हैं, तो उसका सही आंसर था सेक्टर्स। They have a storage capacity of up to terabyte. ठीक है, Besides the hard disk, अब देखिए जैसे अब HDD की बात हो रही है ना, तो इसकी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, टेराबाइट तक। ये यूनिट सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। Besides the hard disks are usually present internally or a system. तो ये आपकी आ गई हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें आपने दो ही चीजें याद रखनी है, एक इसकी फुल फॉर्म तो है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरी आपकी है कि ये सर्कुलर रिंग्स में इस पे डाटा स्टोर होता है इसकी सरफेस पे, जिसको हम ट्रैक्स बोलते हैं, और ट्रैक्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में। सारी आगे अब आ गई भाई आपकी सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सबने देखी होगी सीडी, ठीक है, वेडिंग वगैरह की सीडीज आती हैं, ठीक है, मतलब शक्ल तो सबने देखी है ना। क्या होती हैं वो, सर्कुलर डिस्क होती हैं that use the optical rays for reading and writing the data besides the capacity। अब देखिए आपसे पूछी जाएगी अगर HDD की हार्ड डिस्क ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी, तो आप बताओगे अप टू 1 टेराबाइट, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क की होती है आपकी 700 MB तक। डिफरेंस होता है सब डिवाइसेस की स्टोरेज कैपेसिटी। आपका फर्स्ट टाइप है जो सीडी का, वो है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है। द मैन्युफैक्चरर राइट्स द डाटा ऑन द सीडीज फॉर, सेम ये भी उसका वही है कि ये वो सीडीज होती हैं जिन पे एक बार डाटा कौन फिट कर देता है, मैन्युफैक्चरर। जो इन सीडीज को बनाता है वही वो डाटा फिट करता है, बस जहाँ पे ROM होगा ना, मतलब कि ये सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए आपका, इस पे आप खुद से कोई डाटा ऐड ऑन नहीं कर सकते।
पे मेन आपकी इनकी फुल फॉर्म्स है, ठीक है, इसमें यही पूछा जाता है सीडी रोम, किस सीडी रोम की क्या फुल फॉर्म है, बट थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि किस में क्या प्रोसेस है। CDR होता है आपका सेकंड, इसमें क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, द यूजर कैन राइट डाटा ऑन दिस, ठीक है, बस ये याद रखना आप। रीड ओनली मेमोरी वाला जो था उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही आपका डाटा उसमें डाल सकता था। CDR जो है वो रिकॉर्डेबल है, ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें आप डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो। वही बात आ गई ना पी रोम वाली, मतलब एक बार डाटा आप इस पे लिख सकते हो फिर वो चेंज। CDRW किसके लिए स्टैंड करता है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, मतलब उसको राइट भी कर सकते हो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, जब तक आपका मन की बार मन करे। ठीक है, ठीक है, तो आपने पहले इसमें सीडीज की टाइप देखी, सीडी, सीडी रोम, CDR, CDRW। सीडी तो पता है आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क स्टैंड करता है, रोम रीड ओनली मेमोरी रिकॉर्डेबल और राइटेबल। फिर आती है आपकी भाई डीवीडीज, सेम इसमें भी यही है। These discs have a much larger storage capacity than CDs, मतलब CDs का एक अपडेटेड वर्जन क्या आ जाता है, DVDs, जिसमें CDs से ज्यादा कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी CDs में कितनी थी, 700 MB, तो आपकी DVDs में कितनी है, 4.7 GB टू 17 GB, ठीक है, जैसे वो टेराबाइट था ना, वैसे आपका GB क्या होता है, ये इसका होता है TB, TB होता है आपका गीगाबाइट। मतलब बेसिकली बाइट आपका एक डाटा स्टोरेज का यूनिट है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो तीन टाइप्स हैं भाई इसकी, सेम डीवीडी रोम, DVDR, DVD-RW, सेम प्रोसीजर होगा इसका। डीवीडी की फुल फॉर्म आपने देख ली, डिजिटल वीडियो, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, आर किसके लिए, रिकॉर्डेबल के लिए, RW आ जाएगा रीराइटेबल के लिए। सेम वही है इसका, रोम वाले में आप इरेज नहीं कर सकते, रिकॉर्डेबल वाले में आप एक बार रिकॉर्ड कर पाओगे, और रीराइटेबल वाले में आप मैनी टाइम्स रिकॉर्ड भी कर सकते हो और इरेज भी। दूसरा नाम भी इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये पूछा। देखिए इसमें आप चार चीजें नोट कीजिए। एक इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, लार्जर कैपेसिटी इनकी सीडी से ज्यादा है। दूसरा आपने नोट करना है कितनी कैपेसिटी। तीसरा इसका दूसरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और इसकी कितनी टाइप्स हैं, और इनकी फुल फॉर्म। फिर आ जाते हैं भाई आपके पेन ड्राइव्स, ठीक है। पेन ड्राइव सबको पता है क्या है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। पोर्टेबल मींस हम पेन ड्राइव्स को यहाँ से वहां ले जा सकते हैं। उनका दूसरा नाम होता है फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव, USB ड्राइव, की ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम वो सब, ये सब लिख लो। एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में, फ्लैश ड्राइव किसका दूसरा नाम है, ठीक है, तो किसका है, पेन ड्राइव का। थंब ड्राइव भी आ सकता है, किसका नाम है, तो वही पेन ड्राइव का। तो ये नोट कर लो, पेन ड्राइव के दूसरे क्या क्या नाम है। USB में USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, ये फुल फॉर्म भी आती है, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया भाई अब आपका फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क देखिए जो आपकी होती थी वो पहले यूज होती थी जब आपकी सीडीज नहीं आई थी, डीवीडीज नहीं आई थी, मतलब ये एक ओल्ड स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइस है। इसमें उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती थी, 720 KB ऑफ डाटा या ज्यादा से ज्यादा 1.44 MB डाटा इसमें आता है। थी ना आपने, मैंने अभी फोटोज दिखी, हाँ ऐसे ही कुछ रेक्टेंगुलर थी। ऐसे रेक्टेंगुलर सी थी, उसके अंदर सीडी ऐसे सीडी टाइप ही होती है, बट इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है एज कंपैरिजन टू सीडी। फिर आ जाती है आपकी ब्लू रे डिस्क। इसमें कितनी स्टोरेज कैपेसिटी, सॉरी वो मैंने गलती से फ्लॉपी डिस्क बता दिया था, 54 GB। 54 GB किसकी आपकी स्टोरेज है, पूरे डिस्क। ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, ठीक है। बस आपने इसमें याद रखना है जिसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म जरूरी है वो याद रखना है, जैसे HDD हो गई, SSD हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर आपकी पेन ड्राइव थी, फिर आपकी CD थी, DVD थी, फ्लॉपी डिस्क थी, ब्लू रे डिस्क थी। किसकी कितनी स्टोरेज है वो आपने याद, जैसे CDs में आपकी कितनी 700। देखिए ये भी आपके एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। A register is a small fast storage location in a computer, कभी कभी पूछ लिया। A small fast storage location in a computer processor, मतलब CPU में प्रेजेंट होती है, that holds data for immediate use by the CPU। ये एक ऐसा डाटा स्टोर करती है जो कि CPU को तब जरूरत होती है जिस डाटा की, मतलब जिस पे CPU काम कर रहा होता है ना, वो डाटा कौन स्टोर करता है, रजिस्टर्स। इंस्ट्रक्शंस हो गई, IP एड्रेसेस हो गए, बिट सीक्वेंसेस हो गई, वो कौन सेव करता है आपका, ये भी आपका एक मेमोरी का पार्ट है, CPU की मेमोरी का पार्ट है, जो कि रीसेंट रीसेंट इंफॉर्मेशन या डाटा होता है जिसपे CPU काम कर रहा होता है, वो स्टोर करते हैं आपके रजिस्टर्स। ठीक है, ये अब आपका आ गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेमोरी जो होती है आपकी, उसको किस में मेजर किया जाता है, ये आपके यूनिट्स। सबसे बड़ा यूनिट है आपका जियोप बाइट, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट है आपका बिट या बाइट। बाइट को लिया जाता है, बट एक बिट जो होता है वो एक बाइनरी डिजिट है, 1 और 0। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती है, 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। 1024 बाइट से मिलके 1 किलो बाइट बनता है। 10, बस फिर यही प्रोसेस है, किलो बाइट 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर होता है। फिर MB से GB बनेगा, GB से TB बनेगा, TB से पेटाबाइट, पेटाबाइट से एक्साबाइट, पेटाबाइट, क्योटाबाइट, प्रोंटोबाइट और जियोबाइट। तो टेराबाइट आपका किसके बराबर आ जाएगा, 1024 GB। ठीक है, ये टेबल याद कर लो, इसमें पता कैसे पूछा जाता है, चाहिए ऐसे पूछा जाएगा 1024 MB से क्या बनेगा आपका 1 GB। क्या पूछा जाएगा, 1 GB आपका किसके बराबर होता है, वहां आपको दिया होगा 1024 TB, 1024 MB, ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है। और हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट क्या होता है आपका? जियोब बाइट। और स्मॉलेस्ट होता है बाइट। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो होता है 1 निब्बल किसके बराबर होता है? बताओ, तो पता है? नाम सुना है निब्बल का? पेपर में देखा है कभी? बट पेपर में ही आता है 1 निब्बल किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 1 निब्बल होता है आपका 4 बिट्स के बराबर। मतलब कि अगर 8 बिट्स का आपका एक बाइट होता है तो हाफ बाइट आपका निब्बल होता है। ठीक है, निब्बल वाला क्वेश्चन भी बड़ी बार पेपर। ठीक है, एक और चीज नोट कर लो आप इसमें। अभी आपने देखी मेमोरी की यूनिट, कैश मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब आपने देखना है कि स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है। नंबर 1 कौन होती है आपकी? रजिस्टर। क्यों? ये आपका स्पीड के अकॉर्डिंग है। समझ आ रहा है आपको इस? मतलब कि अगर आप स्पीड के अकॉर्डिंग देखो तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है आपकी? रजिस्टर की, फिर कैश मेमोरी की, फिर प्राइमरी मेमोरी की, फिर सेकेंडरी मेमोरी की। लेकिन आप स्पेस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा स्पेस आपकी किस में होती है? सेकेंडरी मेमोरी में होती है। फिर प्राइमरी, मतलब उससे कम प्राइमरी, उससे कम कैश, और उससे कम। ये नोट कर लो ये वाला। दैट्स ऑल।